चलो अब आज डिस्कशन करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की असाइनमेंट 1 की। तो ये फर्स्ट असाइनमेंट है इस टॉपिक की क्लास 11 में। ये अप टू क्लास 4 तक थी, अप टू 4th क्लास तक थी ऑन द ऐप। तो अब ना देखो, हर एक टॉपिक का अलग स्केल है। एपी देखो करा हमने इंटरेस्टिंगली 10th में भी होता है। 10th में हमें सारा टॉपिक आता था एक्सेप्ट फॉर सम फॉर्मूलाज जो कि आगे आते रहेंगे। तो इसी टॉपिक पे क्वेश्चन वो 11th में भी देंगे, आगे आईआईटी में भी देंगे। तो एक बच्चा ये सोच नहीं पाता कि वो क्या ऐसा करते हैं कि हमारा 10th का करा हुआ टॉपिक पर 11th 12th में वो हमें ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जो कि इसमें हम ब्लॉक हो जाते हैं। 10th के हम टॉपर, 10th में एक बच्चा टॉपर, 11th में आके सेम टॉपिक जो उसने 10th में करा हुआ है उसमें एग्जामिनर कैसे ब्लॉक कर लेता है। तो हमने ना कभी इस बात को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करा होता और 90% बच्चे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसीलिए क्लियर नहीं कर पाते। तो याद रखना, एंड दिस इज़ वैलिड फॉर द होल सिलेबस, कि ऐसे सोचो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, और हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसके लिए याद रखना बड़ा सीक्रेट है, दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है कंसेप्चुअल और एक होती है प्रोसेस के ऊपर बेस्ड। दो नाम है, एक नाम है कंसेप्चुअल और एक नाम है प्रोसेस। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हम कहीं हमें कंसेप्ट पे फंसा दिया गया। प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब उस क्वेश्चन का मेथड बनाएंगे तो हम उसका मेथड बहुत लंबा बनाएंगे, जबकि एक्चुअली जो एग्जामिनर का राइट मेथड होगा वो इतना सा होगा। तो हमारा प्रोसेस जो होगा वो ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि मैंने इसको ऐसे करा, मेरे 3 पेज में हो रहा है ये क्वेश्चन, आप लोगों का सॉल्व हो रहा होगा 2 लाइन्स में। तो उसको 2 लाइन्स में करना है, 3 पेजेस में नहीं करना। ये है प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, ये हमें आगे लेके जाती है। तो जो एपी है ना, इसका कंसेप्ट हमें नोन है 10th से, हम कहाँ ब्लॉक होते हैं, प्रोसेस में। तो उसमें जो असाइनमेंट अभी आपको जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं उसमें वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिंपल हैं। उनकी डिस्कशन पे टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली काम के क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिले। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। बिल्कुल सिली क्वेश्चन था, 10th के लेवल का था, तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी। इट वॉज अ वेरी प्योरली पुअर क्वेश्चन। इस वाले में हमें कई बार बच्चे ना इस पे पहले क्वेश्चन पे ब्लॉक होते हैं कि हमें दिया गया कि इसकी कौन सी भी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ प्योरली रियल। तो हमें करना क्या चाहिए था, टी एन बनाना चाहिए था। देखो एपी का कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा, वो आ गई -1 + 2 आयोटा। हमने टी एन बनाया, वो क्या बन गया, ये तो बना डी। तो टी एन वुड बी सिंपली ए विच इज़ 8 - 6 आयोटा प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -1 + 2 आयोटा। हमारी कॉपी में ये लिखा होना चाहिए था। अब प्योरली रियल होने का मतलब क्या हुआ कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0। तो क्या होना, आयोटा और उसके अलावा जो अलग टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर लें। मैंने रियल टर्म को अलग कर लिया, आयोटा वाली टर्म को अलग कर लिया, विच इज़ -6, यहाँ से आ गया +2 टाइम्स ऑफ n - 1। ये बनी एक्सप्रेशन, ये है एक्चुअली टी एन। तो अगर टी एन अगर हमें चाहिए कि प्योरली रियल हो तो उसके लिए क्या होगा, इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 होना चाहिए। फॉर प्योरली रियल फर्स्ट पार्ट में क्या करो, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो, इसको 0 कर दो। जैसे इसको 0 करोगे n निकल आएगा, जो हमसे बोला गया 4 आ जाएगा सिंपली। ऐसे सेकंड पार्ट में हमने इसको प्योरली इमेजिनरी करना है, तो जब हमने इसको प्योरली इमेजिनरी करना है तो उसके रियल वाले पार्ट को 0 कर दो, वहाँ से n आ जाएगा 9। दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, बस ये अंडरस्टैंडिंग की क्लियरिटी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट भी सिंपल है, सेकंड वाला पार्ट भी बिल्कुल सिंपल था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कहा गया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ। तो हम क्या करते, हम सिंपली क्या करते कि हम इसका टी एन बनाते। वो क्या बना, a + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज़ -3/4, और हम कहते हैं कि इसको नेगेटिव होना चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर लो, इन इक्वेशंस हमने करा है, वहाँ से n बड़ा आ जाता है 82/3 से, इससे बड़ा होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट 27 पॉइंट समथिंग। तो ऐसा जो मिनिमम n बना दैट इज़ व्हाट 28, वही अपना आंसर था। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर चलो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर लिया। अब जो ये क्वेश्चन था ये हमने क्लास में भी करा हुआ वैसे, पर ये एक्चुअली आईआईटी में आया है। आईआईटी 1992 में ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आया हुआ है। पर अगर कोई ध्यान से सोचे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो तो 10th के ऊपर बेस्ड है। एपी तो हमें आता है 10th से।
तो फिर आईआईटी में उन्होंने ये कैसे डाल दिया, कैसे फंसाया हमें। तो अपना माइंड रीड करो, हमने पता है कैसे सोचना होता है। हम सोचते हैं अभी एज अ स्टूडेंट, जैसे जैसे आप लोग इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ोगे ना, आप लोग समझोगे कि एग्जामिनर की तरह सोचना होता है। हमने सोचना होता है एग्जामिनर मतलब जिन्होंने ये क्वेश्चन क्रिएट करा, तो उन्होंने क्या सोचा, जिन्होंने पेपर चेक करना है वो नहीं, जिन्होंने ये क्वेश्चन क्रिएट करा उनके माइंड में ऐसा क्या थॉट आया। उनको भी तो वही थ्योरी पता है जो हमें पता है। तो हमें सोचना चाहिए था कि यहाँ पे उन्होंने एलसीएम लेके तो बनाया नहीं होगा क्वेश्चन, उनको भी एपी के बारे में वही पता है जो हमें पता है कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये सारे सेम है। तो हमें अब यहाँ पे, अब देखो एक रूट होता है स्टूपिड रूट। स्टूपिड रूट होता है कि एक बच्चा यहाँ पे कहता है मैंने मेहनत से मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ और फिर आगे क्वेश्चन छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं करना था। हमने सोचना था कि अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे इस टर्म का तो क्वेश्चन आगे नहीं होगा, तो हम नहीं लेंगे एलसीएम। क्या दिखता है कि हमें तोड़ना पड़ता है कि इसका कोड क्या है। सोचा करो कि हमें जैसे गेम खेलते हो ना, वैसे सोचा करो कि हमने इस क्वेश्चन का कोड क्रैक करना है। सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या सोचा। तो मुझे दिखा कि ये √A2 प्लस √A1 है। तो अगर मैं इस टर्म को बस रैशनलाइज कर लूँ, इसको रैशनलाइज करूँ, इसको √A2 माइनस √A1 से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा, तो नीचे बन जाएगा A2 माइनस A1। मुझे दिख रहा है कि A2 माइनस A1 बन जाएगा विच इज़ D। ऐसे नेक्स्ट टर्म में बन जाएगा √A3 माइनस √A2, वो भी नीचे A3 माइनस A2 आ जाएगा यहाँ से, वो भी D है। देखो सबके नीचे हर एक को इंडिविजुअली रैशनलाइज करके सबके नीचे D आ गया और ऊपर बन गया √AN माइनस √A1। ये था ये क्वेश्चन। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये तो बना लिया, पर अभी आंसर अभी भी नहीं बना। तो पता है क्या सोचते हैं कि जो प्रूव करना है और जो हमारी टर्म है दोनों में क्या फ़र्क है। देखो हमारी टर्म में D आ रहा है, इसमें यहाँ पे D नहीं है, इसमें क्या है A1 और AN। तो हमने इस D को ऐसे हटाना है कि D हटे लेकिन उसकी जगह बस A1 और AN अलाउड है। कैसे करें उसको प्ले। तो हमें याद आया कि जो AN होता है, जो nth टर्म है, दैट इज़ A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। वहाँ से D की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगी AN माइनस A1 अपॉन N माइनस 1। यहाँ लिख दो। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसको फैक्टराइज कर लो, √AN प्लस √A1, √AN माइनस √A1, इसको काट दो और ये आंसर आ गया। देखो सेंस को नोटिस करो कि क्वेश्चन को ब्रेक करते समय सोचते कैसे हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये सिंपल है, ये 10th में भी करा होता है, इसको सॉल्व नहीं करते। सिंपली AP का फर्स्ट टर्म A ले लो, कॉमन डिफरेंस D ले लो, टर्म्स क्रिएट कर लो, बहुत बेकार है। ये क्वेश्चन भी बच्चों का क्यों रुकता है, कैलकुलेशंस की वजह से। और ये काम की बात है। देखो आपका अगर ये सबको पता है कि अगर रूट्स अगर इक्वल हैं तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो। ये बन गया B² माइनस 4AC, 4 टाइम्स ऑफ B माइनस C इंटू A माइनस B, दिस इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को 0 करा, इसको एक्सपैंड करा, ये आ गया C² प्लस A² माइनस 2AC माइनस 4 टाइम्स ऑफ AB माइनस B² माइनस AC प्लस BC इक्वल टू 0। दिस वुड गिव अस A² प्लस C² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4B² माइनस 2AC प्लस 4AC, तो प्लस 2AC माइनस 4AB माइनस 4BC इक्वल टू 0। 99% बच्चे इस क्वेश्चन में यहाँ तक आ जाते हैं। 99% बच्चे यहाँ तक आ जाते हैं क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेंट वाली बात पता होती है। जो सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो गेम है ना, वो यहाँ से शुरू होती है। स्कूल के एग्ज़ाम में हम इस क्वेश्चन में जाके जो भी कंसर्न टीचर है उनके पास जाके कह सकते हैं कि हमें इसमें थोड़े मार्क्स दे दो। पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम राइट ऑप्शन मार्क करेंगे। और कल को ओलंपियाड दोगे, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एग्ज़ाम्स, KVPY, NTSC दोगे, कल को MBA के एग्ज़ाम्स दोगे, सब में एक्चुअली ये सेंस बनना चाहिए कि 99% लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। सारी गेम उसके बाद है एक्चुअली। तो अब देखो कि क्या इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है। दिखता है कि ये A² है, ये C² है, जो ये लिखा हुआ है ये एक्चुअली 2B का होल स्क्वायर है। तो ये x² प्लस y² प्लस z² जैसी सिचुएशन नहीं बन गई। तो इसमें अगर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करो तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ही था एक्चुअली। कैसे, A प्लस C माइनस 2B का होल स्क्वायर। और देखो ये बना हुआ था A² है प्लस C² है प्लस 2AC है।
जो ये 4ab था इसको पढ़ो -2 टाइम्स ऑफ a इंटू 2b, ऐसे इसको पढ़ लो। तो बिल्कुल ये x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही बना हुआ था, सिंपली ऑन एक्सपैंडेड, पर एक्सपैंड ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपैंडेड था। ये हो गया 0, अगर ये 0 तो a प्लस सी माइनस 2b 0, मतलब a प्लस सी बराबर 2b है, वही हमने प्रूव करना था। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कैन यू इमेजिन कि हम इस फॉर्मूले का एक्सपैंडेड वर्जन नोटिस नहीं कर पाए। तो क्या गलती इस क्वेश्चन के ना होने में AP की हुई, क्या इसमें गलती 11th की हुई, तो इसको नोटिस करना। 11th की क्या गलती, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो फॉर्मूले होते हैं ना, हम लोग उनको अप्लाई करने में डरते हैं, पर जब घर पे अकेले बैठे हो ना, तो उस तरह के प्रेशर में अब आने की ज़रूरत तो है नहीं, अब तो अपने कर रहे हो अपने ऊपर। तो इसलिए अगर क्वेश्चन ऐसे ब्लॉक भी हुआ करे ना, तो इसको पॉज करके अटैम्प्ट करा करो, फिर से पॉज करके अटैम्प्ट करो कि कितनी ईजी बातें होती हैं जो हमने करी हुई हैं। ये सिंपल था क्वेश्चन। a प्लस 3d हमें गिवन है, AP की 6th 7th टर्म हो गई, a प्लस 6d हमें गिवन है कि 2/3 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3a माइनस 2a, a ये बन गया 12d माइनस 9d, a बराबर आ जाएगा 3d के, उसको यहाँ पे यूज़ कर लो, a प्लस 5d और नीचे बन गया a प्लस 7d, a की वैल्यू 3d डाल दो, डायरेक्टली आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इन केस अगर नहीं हुआ तो देखना कैसे रुक गया, ये बेकार है। 4 नंबर्स AP में लेने थे, उनका सम 16 है। क्या लोगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 नंबर्स लिए, सम 16 है तो 4a आ गया 16, वहाँ से a आ गया 4। अच्छा अब एक बात सुनना, अगर हमने असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं करी, हम केवल सॉल्यूशंस की फ़ाइल देख के सोच रहे हैं कि हमें कुछ आएगा, तो 10th तक तो ऐसे काम चल जाता है। 11th में आप लोग 1 मिनट में, ये पानी है, ये नीचे जाके गिरे होगे सबसे नीचे, याद रखना, एग्जैक्टली दिस वुड बी द फेट। बिना अटेम्प्ट करे अगर सॉल्यूशंस देख रहे हो तो हमारे माइंड की जो नेटवर्किंग है वो चेंज नहीं करेगी। तो अगर अटेम्प्ट नहीं करा तो यू डोंट हैव टू हाइड फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू अटेम्प्ट। तो अब 10th तो हो गई, 11th में इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अटेम्प्ट नहीं करा तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे ही क्लास रोक दो, अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चंस को, उसके बाद सॉल्यूशन पे आना, तभी हमें समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे ब्लॉक हो सकते हैं। नहीं तो लगेगा कि हाँ ये हमसे भी हो जाते होंगे, नहीं। इसमें ये भी सिंपल है, 10th का पैटर्न था। इससे बेटर क्वेश्चंस आगे हैं। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 से 200, पहला क्या बना 101, 103, लास्ट 199। ये सीरीज़ कैसी है, AP। इसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, 50 होंगे वैसे इस केस में, और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फर्स्ट पार्ट बेकार, सेकंड पार्ट बेकार। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए डिविजिबल बाय 5, इवन बच्चे मिस कर जाते हैं इसमें, तो वो क्या बनते हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। नेक्स्ट बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट में हमें फोर्थ में कहा गया डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 7, मतलब 21 के मल्टीपल निकालने थे फोर्थ पार्ट में। तो पहला क्या बनता 21, फिर 42, ऐसे लास्ट देख लेते कि 500 से पहले उसका 21 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, जो लास्ट आ रहा है, तो फिर वो AP बन जाती है, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 21 है। फिफ्थ पार्ट में कहा गया सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच वन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड 1 एज अ रिमाइंडर। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा होता, आर वी एबल टू सी कि ऐसा पहला नंबर होता 13 होता है ऐसा फर्स्ट नंबर। किस फॉर्म का होना चाहिए नंबर को, 4k + 1 के फॉर्म का। अगला 17 एंड सो ऑन। लास्ट निकाल लो कौन सा बनता, 97 बन जाता, 97 लास्ट बन जाता। नाउ दिस इज अगेन एन AP whose first term is 13, common difference is 4, 97 is the last term, number of terms निकाल के उसका सम निकाल दो। तो सिंपल क्वेश्चन था, 10th की रिविजन ही थी, तो इसलिए देयर वाज नथिंग स्पेशल टू बी डन एज सच। अब ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग था, बस इसमें यहाँ पे ना ये टर्म गलत लिखी हुई थी, ये 11 है। तो अगर इन केस अगर यहाँ पे गलती हुई है तो इसको ठीक कर लो, पहले क्वेश्चन को 11 यहाँ पे 11 लेके करो, पॉज कर लो चाहे क्लास, अभी खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद करते हैं इसको डिस्कस साथ साथ। देखो अब इस क्वेश्चन में अगर फंसे तो कहाँ फंसे, प्रोसेस में। हमें ये 11 है तो ये सीरीज़ कैसी थी, AP, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, लास्ट टर्म x है। तो जो x है हमें कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए था कि वो Tn है। तो इस AP का हमें सम गिवन था कि इट वॉज 148। तो Tn क्या होता है, a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, सिंपल सा लॉजिक। अब एक बच्चा इसमें फंस जाता है इसको बोलने में,
अब एपी का सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हमें गिवन था कि 148 है, ये सिचुएशन है। अब क्या करें, अब इसके बाद सिंपल सी कहानी क्या थी कि यहाँ से अब या तो x की वैल्यू या तो यहाँ सिंपली डाल दो, इसके बाद ट्रिक कोई नहीं थी, x की वैल्यू सिंपली यहाँ डाल दो, ये बन जाएगी n में क्वाड्रेटिक, वहाँ से n फाइंड कर लो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करके, n आ गया तो डायरेक्टली x आ गया, n की वैल्यू यहाँ डाल दो, वहाँ से डायरेक्टली x आ गया। तो दिस वॉज द रूल। तो चलो, अदरवाइज क्वेश्चन में ट्रिक कोई नहीं थी, बस एक बच्चा इसको ये बोलने में हेजिटेट कर जाता है ऐसे, तो अगर ऐसे रुक गए इसको नोटिस करना, पर इसका आंसर बनाना। x 36 आएगा, मतलब n जो आएगा वो n 8 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक से यहाँ पे x की वैल्यू डाल के n की एक वैल्यू 8 बननी चाहिए। देयर वाज नो स्पेशल ट्रिक एज सच, पर इसमें प्रोसेस में फंसने का स्कोप होता है इन क्वेश्चंस में, उसी पे हमने कॉन्फिडेंट होना राइट तरीके से। हमें गिवन था कि S1, S2, S3 अगर 3 APs के सामने, जिसका हर एक जो फर्स्ट टर्म है इन ईच केस इज यूनिटी, तो हमें बिना कंफ्यूज हुए 10th में करे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ऐसे n/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और ये n/2 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये S2 और ये S3। तो हमें कहा गया कि प्रूव दैट S1 प्लस S3 है यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर इसकी वजह से ब्लॉक थे तो इसको फिर से नोटिस कर लो। अब देखो, जब मैं S1 प्लस S3 करूँगा तो मैं ज़बरदस्ती कैलकुलेशंस बढ़ाने की नहीं करते। देखो दिखता है इन दोनों में n/2 कॉमन आ रहा है, मैंने n/2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2 इंटू 2, n-1 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 3 वो आ गया n-1 इंटू 4। इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो सिंपली 2 बाहर कॉमन लेके 2 टाइम्स ऑफ S2 ही बन गया बिना कुछ स्पेशल करे। तो इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि इफ द 12th टर्म ऑफ एन AP इज दिस सम ऑफ फर्स्ट, बिल्कुल बेकार था ये वाला। 12th टर्म ऑफ एन AP हमें गिवन थी a प्लस 11d, लिख दो एक इक्वेशन। ऐसी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वो हमें गिवन है कि 24 है। a और d में हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाती, वहाँ से a और d निकाल दो। बेकार क्वेश्चन था पिछला। ये कर लेते हैं डिस्कस। हमें एक AP का फर्स्ट टर्म गिवन था कि a है, तो T1 गिवन था कि a है। T2 क्या होता है, a प्लस d, वो गिवन था कि b है, वहाँ से d आ गया b माइनस है। अब हमें Tn गिवन था कि c है, तो Tn एक्चुअली क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो वहाँ से n निकाल सकते हैं। n कितना आ जाता, देखो a को उधर ले गए, वो आ गया c माइनस a अपॉन d, d कितना है b माइनस a प्लस 1, ये बन जाता सिंपली b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। तो अब n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये निकालना था, पर इन टर्म्स ऑफ a b और c निकालना था, तो बस इस n की जगह ये वैल्यू लिख दो, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ये बहुत ऑर्डिनरी, जब कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे ना तो रियलाइज़ होगा कि ये बहुत ही बेकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा, दिख रहा है कि किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं लग रहा, इतने सिंपल से हैं वाले। पर चलो, ये लेवल 1 है, इससे भी अभी आगे क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग है। 2 डिफरेंट APs हैं, उनके n टर्म्स का रेशियो 10th में करा होता है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म a और d ले लिया स्मॉल। नेक्स्ट AP इज 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D, ये हमें गिवन था कि 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। हमने क्लास में भी करा हुआ है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इसको 2 से डिवाइड करा और ये बन गया कैपिटल A प्लस n-1/2 इंटू कैपिटल D। अब मुझे इधर सेम टर्म है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे किसी तरीके से इसको 12th टर्म बनाना है। तो वो कब बनती, जब ये 11 हो जाता, a प्लस 11d होता है ना 12th टर्म, तो n-1/2 की जगह मुझे 11 चाहिए, तो वहाँ से n कितना आ गया, 22 प्लस 1 23। तो सिंपली n को 23 डाल दो इस पूरी सेटअप में। जैसे n को 23 डालोगे तो ये तो बन जाएंगी 12th टर्म्स, और इधर वही बन जाएगा जो हमें जवाब चाहिए। तो बहुत सिंपल था,
पर ऐसे सोचो ये जब IIT में पहली बार आया होगा ना, तब लोग बहुत ब्लॉक हुए होंगे इसमें। नेक्स्ट में गिवन है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first term is 100 and the sum of whose first 6 terms is 5 times the sum of the next 6 terms. ओके, हमें A गिवन है कि दिस इज 100. अब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स और सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, तो फर्स्ट 6 टर्म्स का सम क्या होता है? 6/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, A1 प्लस A1 विच इज 100 प्लस A6. तो दिस इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स. वो क्या बनता है? 6/2. नेक्स्ट 6 टर्म्स की पहली टर्म क्या होती? A7 प्लस A12, 12th टर्म ये बनी. तो 6/2 कैंसिल कर दो. अब जो A6 होता है, ये A6 एक्चुअली क्या होता है? सिंपली ये इक्वेशन बन गई. अब सिंपली यहाँ पे A6 हो गया सिंपली A प्लस 5D. तो दिस वुड बी 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A प्लस 6D प्लस A प्लस 11D. A हमें नोन है, A हम जानते हैं कि 100 है, यहाँ पे फिल करो डायरेक्टली D आ जाता है, D आ जाता -10. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस पैटर्न हमने राइट तरीके से ब्रेक करना था. नेक्स्ट में हमें गिवन था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस. S1 गिवन है कि 6 है. S1 एक्चुअली क्या हुआ? फर्स्ट टर्म का सम, उसका मतलब क्या बना? T1. तो एक्चुअली T1 इज 6. S1 का मतलब क्या हुआ 6 होने का? कि एक्चुअली सिंपली जो T1 है दैट इज 6, द फर्स्ट टर्म इज 6. ये हमें गिवन था, तो यहाँ से हमने जज करा. S7 का मतलब क्या हुआ? 7/2 सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस 7th टर्म विच इज 6 प्लस T7, या ऐसे बोल दो 2 टाइम्स A प्लस 7 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. ये हमें गिवन था कि दिस इज़ 105. ये बनी एक्सप्रेशन. अब ये 7, देखो मेरी कैलकुलेशंस नोटिस करना कि मैं तेज़ करने की करता हूँ. ये आ गया 15, 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ये 6 बना, उससे 3 आ गया, तो मिल गया कि 6 प्लस 3D इज इक्वल टू 15. वहाँ से D आ गया 9, D आ गया 3. तो अब SN का मतलब क्या हुआ? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सिंपली फर्स्ट टर्म वॉज SN, सिंपली लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D, दैट वॉज 3. और SN-3 का मतलब क्या बना? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1. तो यहाँ पे आ जाता है n-4 इंटू कॉमन डिफरेंस 3. सिंपली 2 कैंसिल हो गया. इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको कर लो, डायरेक्टली यही टर्म बन रही है. तो कई बच्चे ना इसको बनाने से घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे प्रूव करना है. देखो A निकाल लिया, D निकाल लिया, उसके बाद ये सब बनाना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम होता है. दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और ईजिली डील होना चाहिए था. अगर ब्लॉक हुए तो अपना पैटर्न नोटिस करना कि कैसे ब्लॉक हुए. अब देखो यहाँ से अब थोड़ी सी हमारी अब ट्रेन यहाँ से बिल्कुल हो सकता है कि क्वेश्चंस में रुक रुक के चलते, क्योंकि अब देखो ये जो इसमें अपना बिहेवियर नोटिस करना. होता क्या है कि जब हमारे सामने नई तरह की लैंग्वेज आएगी ना, तो हम ब्लॉक हो जाते हैं. 10th में एक मेहनती बच्चे ने क्या करा होता है कि एक बुक कर ली, एक और बुक कर ली, एक और बुक कर ली, वो जीनियस बन गया, क्योंकि 10th में उतने ही हमें लेवल के क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं. एक्चुअली 10th में भी बहुत लंबी कहानी थी जो कि हमारे सामने कभी हमें शो ही नहीं करी गई. 11th 12th में भी ऐसा ही है. जो बोर्ड्स का काम है वो बहुत बेसिक है 10th की तरह ही. सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कल को आपने अगर कुछ बड़ा करना है, तो इसलिए जो बातें ऐसे कि डिफरेंट सुनते हो ना, उनसे बचा ना करा करो. देखा करो कि जो आपको थ्योरी पता है उसी को यूज़ करके क्वेश्चंस में कैसे ब्लॉक करा गया, क्या बता दिया मैंने ऐसा जो कि डिफरेंट है. हमें किसी ने बोला कि 3 डिफरेंट नंबर्स हैं ऑफ एन AP, ठीक है, तो इसको मैंने AP का PH टर्म मान लिया. अब A यहाँ पे यूज है, तो फर्स्ट टर्म मैंने रखी A1 प्लस P - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. जो B है दैट इज A1 मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया. A क्यों नहीं मानी? क्योंकि A पहले से यहाँ पे यूज था ना, इंटू कॉमन डिफरेंस. C मान ली A1 प्लस R - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. इन 3 को एक AP का PH, QH और RH टर्म मैंने एज्यूम कर लिया. अब क्या बोला गया है? B - C अपॉन A - C. तो मेरा दिमाग चलेगा कि B - C कैसे बना. दिख रहा है यहाँ पे B - C बनता है. तो B - C एक्चुअली कितना बना? दिस इज Q - R इंटू D. A - B क्या बना? A - B अगर मैं क्रिएट करूँ यहाँ पे, A - B वुड बी
सिंपली p माइनस क्यू इंटू पी, और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो दिस विल बी b माइनस सी अपॉन a माइनस b वुड बी इक्वल टू p माइनस r अपॉन p माइनस q। और नोटिस करो कि जो p q और r थे वो एक ap की p q और r टर्म्स वाली टर्म्स हैं, तो ये पक्का नेचुरल नंबर है। तो ये क्या बना, इंटीजर, ये क्या बना, इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल। ये तो डेफिनेशन थी जो बचपन में कराई गई थी। देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस हमने इस लैंग्वेज को राइट तरीके से बिल्कुल स्टोरी की तरह बिल्ड करके बोलना था। तो नथिंग स्पेशल वॉज देयर, तो बच्चे ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए इसकी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले करा नहीं होता, करा होता 10th में तो हम फटाफट कर देते। अब देखो इसको इसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस साथ में लगती, इससे बिल्कुल ध्यान से नोटिस करना। देखो हमें बोला गया कि फाइंड 3 डिजिट नंबर्स विद दैट आर डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज बाय 9 whose consecutive digits are in 80। तो अब देखो जो इस क्वेश्चन को करने के लिए जिस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं ना, वो है सारा मज़ा, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो ऐसे है। तो अभी हमारा कल तो एग्ज़ाम है नहीं, स्कूल के लेवल पे इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए उसके लिए वरीड ना होना, ये आगे है ही फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और बहुत सिंपल था। हमने 3 डिजिट का नंबर बनाया, उसके डिजिट्स कैसे हैं, AP में। तो मान लो ये a माइनस डी, ये a और a प्लस डी, हमने 3 डिजिट्स ले लिए AP में। तो अब ये डिविजिबल बाय 9 है, तो 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि डिजिट्स का जो सम हो वो कैसा होता है, वो सिंपली 9 का मल्टीपल आ जाता है। तो इन तीनों का सम क्या बना, 3a, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। तो अब a जो है वो दैट इज सम नेचुरल नंबर। a क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, मतलब a कोई होल नंबर, इनफैक्ट a0 भी हो सकता है, तो a0 होगा तो b को नेगेटिव होना चाहिए। चलो, तो a अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो a के पास पॉसिबिलिटी क्या है, देखो 3a को 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या a 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर a को 1 देंगे तो ये 3 बना, वो 9 का मल्टीपल तो है नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि a 3 हो सकता है और a 9 हो सकता है, a 0 होने की भी पॉसिबिलिटी है, अगर a 0 होगा तो भी बात बन सकती है। देखते हैं, हमने ये इतने को पहले टारगेट किया। अब इस पे आ गया 5 का मल्टीपल होने के लिए इस नंबर को 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट प्लेस को यहाँ 5 का मल्टीपल होने के लिए, या लास्ट प्लेस 0 हो जाए, या लास्ट प्लेस 0 हो जाए, या फिर लास्ट प्लेस 5 हो जाए, तभी 5 का मल्टीपल बन जाता है। तो अगर a 3 होता, हमने पहला केस देखा कि अगर a 3 होता तो लास्ट प्लेस क्या बनी, 3 प्लस डी। अब 3 प्लस डी, अगर 5 का मल्टीपल चाहिए तो 3 प्लस डी अगर 5 होता, वहाँ से d कितना आ जाता, 2। अगर मैंने 3 प्लस डी को 5 लिया तो d कितना आ गया, 2। तो अगर d 2 होगा तो बात बनती है, a 3 है, d 2 है, तो पहली प्लेस क्या बन गई, 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट प्लेस बनी 5 3 और लास्ट प्लेस बनी 5, तो एक नंबर बन गया 135, जो कि 5 और 9 दोनों का मल्टीपल है। नेक्स्ट अब हमने कहानी बनाई कि अगर, अब सोचो कि अगर कहीं d अगर मान लो बजाय ये 3 प्लस डी अगर कहीं 0 हो जाता तो d कितना हो जाता, -3। तो अगर d -3 होता, अगर d कहीं -3 होता तब क्या होता, अगर d -3 होता तो इन दैट केस ये 0 बन जाता। तो 3 प्लस डी में d -3 होता, a ये होता, तो नंबर क्या बनता, 6, यहाँ पे आ जाता 3 और लास्ट में आ जाता 0। फर्स्ट आंसर ये बना, सेकंड आंसर ये बना। तो हमने a को 3 लेके पॉसिबिलिटीज़ तो करनी डिस्कस। अब मैं a को 9 लेता, अगर a को 9 लेंगे तो जो 9 प्लस d है, जो ये लास्ट प्लेस है, लास्ट प्लेस जो है 9 प्लस, अगर मैं चाहूँ कि ये हो जाए मल्टीपल ऑफ, सिंपली ये मल्टीपल ऑफ ये बन जाए इस केस में, दिस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। तो 9 प्लस d के 5 का मल्टीपल होने के लिए हमें समझ में आता है कि या तो d को ले लो -4, पर अगर d को अगर -4 लोगे तो जो ये a प्लस a माइनस डी है ये बन जाएगा 13, पर इसको तो 0 से 9, 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, ये नंबर 2 डिजिट का नहीं हो सकता ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या दिखता है कि a को 9 हम नहीं ले सकते, तो d को -4 लेते हैं, या d को अगर 1 लेते हैं, अगर d को 1 लोगे तो ये 10 बन जाएगा, पर वो भी 2 डिजिट का नंबर है। ये सारे कैसे हैं, सिंगल डिजिट है, इसको सिंगल डिजिट का बनना चाहिए, a का 9 होना कम्प्लीटली रिजेक्ट होगा। अब अगर कहीं a को 0 लेते, अगर a को 0 लिया
और डी को अगर मैं ए को 0 ले लूँ और डी को ले लूँ -5, अगर तो ये 0 + डी बन गया नंबर, क्या बन गया -d 0 और डी। इन दैट केस अगर हम डी को अगर 0 ले लेते तो हमारे पास डी 0 के तो नंबर 0 आ गया। अगर मैं डी को ले लेता हूँ -5, डी को अगर -5 लिया तो ये बन जाता है मेरे पास 5, दिस वॉज 0 एंड दिस वॉज ओनली -5 विच वॉज नॉट पॉसिबल। तो नंबर क्या बनता है 5, 0 और -5। वो थोड़ी पॉसिबल होता है, वो कोई डिजिट का नंबर बना नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। इसमें हमारे जो आंसर्स बने देवर ओनली 2। तो देखो हमें सारी थ्योरी पता थी, और उसके बाद इस क्वेश्चन में सारी जो गेम थी वो सोचने की थी, लिखने का काम देखो कम था। और जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे ना, तो जो अच्छे क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा कि सारी जो इंटरेस्टिंग गेम है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस, जैसे हमने इस क्वेश्चन में अभी प्ले करा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इसको समझना, ये क्वेश्चन में ना कई बार बच्चे बहुत ब्लॉक होते हैं, तो अगर हो गए हो तो सुनना, दोनों पार्ट्स करते हैं और वैसे ही इसकी समझ हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाएगी। इसके फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि हमें सिंपली इस AP जिसमें 100 टर्म्स हैं और नेक्स्ट AP जिसमें भी 100 टर्म्स हैं, इनमें कॉमन टर्म्स चाहिए। तो अलग अलग बच्चे का इसमें ऑब्जर्व करने का अलग अलग पैटर्न होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसमें कॉमन टर्म्स का पैटर्न जज कर लेते हैं, विच इज़ ग्रेट, वो भी ठीक है। तो अगर इसको किसी ने वैसे करा इट इज़ ग्रेट, पर मैं इसको किसी अलग तरीके से बोल रहा हूँ, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो इस AP की अगर मैं nth टर्म बनाऊँ, इस फर्स्ट वाली AP की अगर मैं nth टर्म बनाऊँ तो बनती a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट वॉज 4। सेकेंड वाली AP की जो कॉमन टर्म होगी वो ज़रूरी थोड़ी कि उसकी nth टर्म हो, इसकी कोई भी टर्म कॉमन हो सकती थी। जैसे नोटिस करो कि इस AP की जो थर्ड टर्म है 11 है, इस AP की फोर्थ टर्म 11 है, पर दोनों कॉमन आ रही हैं, तो टर्म का नंबर डिफरेंट हो सकता था। ये बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ये बन जाता a + p-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट वॉज 3। तो अब ये और ये इक्वल थे, हमने इन दोनों को इक्वेट करा, ये आ गया 4n-1 इज इक्वल टू 3p - 3 + 2, तो 3p - 1 ये बनी। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए इन दोनों टर्म्स के एग्जिस्ट करने के लिए। तो 4n को बराबर होना चाहिए 3p के। इसमें p और n दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर्स, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n है दैट इज़ एक्चुअली 3p/4। तो n के नेचुरल नंबर होने के लिए जो ये p है उसको इस 4 को कैंसिल कराना था, मतलब जो p है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए p क्या हो सकता था, p हो सकता था 4, 8, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी थी 100। तो p अगर लास्ट में अगर p अगर 100 होता, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप सुन रहे हो, अगर p 100 होता तो अगर p को 100 यहाँ पे डालो, अब बहुत ध्यान से सुनना इस तक, जब p को 100 यहाँ पे फिल करोगे तो हमें समझ में आता है कि p को 100 फिल करने पे ये जो n आएगा वो आएगा 75। तो यहाँ पे n क्या 75 हो सकता था, इस वाले नंबर ऑफ़ टर्म्स में हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स 100 है। तो इसलिए लास्ट जो p बनता दैट वॉज 100। 4, 8 ऐसे कितनी कॉमन टर्म्स आ गई, ऐसे p पॉसिबल कितने बने 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ़ कॉमन टर्म्स बनती देवर 25, ये था सेंस एक्चुअली। और ये पैटर्न को ना ऐसे देखो, जब मैंने यहाँ पे ये टर्म बना के सोचा कि इसको मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ये बड़ी ही समझ वाली बात है। कई बार बच्चों को ना ये आती नहीं होते ऐसे, तो इसको नोटिस करना कि मैंने ये पार्ट को कैसे बोला, ये बड़े काम की समझ है। इस पर AP में तो नहीं, पर अदरवाइज़ अलग अलग ईयर्स में IIT में बहुत बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। IIT के अलावा भी आपने बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, कई बच्चे फर्दर बहुत तरह के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अपेयर करते हैं, इंक्लूडिंग जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम में बहुत बच्चे अपेयर करते हैं, बहुत सारे कल को BBA के एग्ज़ाम में जाएंगे, MBA दोगे कल को, तो सब में ना ये अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए हमारी। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि हमें मैथ समझ में आए। इसके सेकंड पार्ट की भी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही है, चलो वो भी देख लेते हैं। हमें कहा गया कि 159 ऐसे अप टू 100 टर्म्स, फिर से पहले की तरह मैंने TN बनाया, वो क्या बना 1 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट वॉज 4। इसको बराबर होना चाहिए इसके pth टर्म के, उसको तेज़ लिख लेते हैं 4 + p - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 3, ये बना।
तो हमें क्या मिल गया कि 4n माइनस 4 प्लस 1, 4n माइनस 3 को बराबर होना चाहिए 3p माइनस 3 प्लस 1 के, ये बना। तो यहाँ से मैं इस 3 को उधर ले गया, हमें मिल गया कि 4n आ गया। देखना इसको 3p प्लस 4, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, n बन गया 3p बाई 4 प्लस 1। अब प्लस 1 तो नेचुरल नंबर है ही है, इसको नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस केस में भी जो p है, इस केस में भी हर बार ऐसा नहीं होता, बहुत वैरायटी बनती है, वो आगे आती रहेगी आपकी लाइफ में। इस केस में भी p को मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए था फॉर द टर्म्स टू बी कॉमन। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब टर्म, तो इस AP की देखो, इस वाले AP की जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म इसमें क्या बनी 13, इसमें भी पक्का 13 आएगा, वो आ रहा है। फिर जो इस वाले AP की जो 8th टर्म होगी वो भी इसके साथ कॉमन आएगी। तो इस वाले AP में टर्म्स कितनी है 60। तो अगर मैं P को यहाँ पे 60 डालता हूँ तो P को 60 डाले जाने पे इसका जवाब कितना बनता, दैट वॉज ये आ जाता 60 का 3/4, दैट इज़ 45 प्लस 1 46। तो इस AP में नंबर ऑफ़ टर्म्स 100 है, इसलिए हम लोग कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं कर रहे। तो इस केस में जो P पॉसिबल था दैट वाज 4, 8, 12 एंड सो ऑन अप टिल 60 तक। तो ऐसी टर्म्स कितनी बनी 15। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता देवर 15 कॉमन टर्म्स, फर्स्ट क्वेश्चन में देवर 25 कॉमन टर्म्स। और ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर अभी नया नया करना शुरू करा होता है इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बनता, पर ग्रेजुअली बनना शुरू हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल सिंपल है, स्कूल के लेवल का क्वेश्चन था। हमने सिंपली 4 टर्म्स लेनी थी, a माइनस वी डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस वी डी। तो इसके डिस्कशन पे टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर्स ईच हैविंग 3 टर्म्स इन AP एंड द सम ऑफ ईच इज़ 15। तो हमने 2 सेट ऑफ नंबर्स ले लिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। नेक्स्ट वॉज a माइनस कैपिटल D, कैपिटल A और कैपिटल A प्लस D, ईच हैविंग देयर सम 15। तो सम यहाँ से 3a 15 आ गया, वहाँ से a कितना आ गया 5 और कैपिटल A भी आ गया 5। कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन 1 बाय द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड सेट। तो जो स्मॉल d था दैट वॉज कैपिटल D प्लस 1, और इनका प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट सेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड सेट इज 7:8। तो हमें गिवन है कि a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी अपॉन कैपिटल ए माइनस डी, ए प्लस डी। ए हमें पता है कि 5 है, ये 7/8 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्मॉल ए कैपिटल ए सेम है, कैंसिल ही कर दो, ए की जगह लिख दो 5 और इस कैपिटल डी की जगह लिख दो सिंपली d माइनस 1। तो बहुत तेज़ सॉल्व हो जाता। तो देयर वाज नथिंग स्पेशल टू बी डन इन दिस क्वेश्चन, बस ये ऐसे बोलना था, दैट वाज इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस पर टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट में हमें गिवन है इन एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज a, sum of first p terms is 0, so that the sum of the next q terms is this much. तो sum of first p terms is 0, वो हमें दे गया p/2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये हमें गिवन है कि 0 है। अब सम ऑफ, यहाँ से हमने क्या निकालना, सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स। ये सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स है, हमने नेक्स्ट q टर्म्स का सम निकालना है। तो हमें दिखा कि इनका सम तो 0 ही है, तो अगर सम ऑफ नेक्स्ट क्यू निकालना है तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स निकाल लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि पहली p टर्म्स का सम तो 0 ही है। तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या बनता, p प्लस क्यू बाई 2 सिंपली ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब ना मेरा स्टेप नोटिस करना, बिल्कुल सिंपल है, कोई स्पेशल बात नहीं है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे, या तो यहीं पे सिंपली d की वैल्यू डाल दो, इसको 0 कर दो, ऐसे d कितना आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, -2a अपॉन p माइनस 1। या तो सिंपली यहीं पे d डाल दो तो भी आंसर बन जाएगा। अदरवाइज़ एक बात नोटिस करो कि इस टर्म को देखना मैं कैसे लिखूँगा, 2a है ये, यहाँ से बस मैं p माइनस 1 ले लेता इंटू डी प्लस ये QD अलग से लिख दिया। क्यों करा ऐसा? क्योंकि देखो ये तो 0 ही है, ये तो सिंपली 0 ही है, सिंपली q इंटू डी बचा, d की वैल्यू जो ये बनाई है ना बस यहाँ पे लिख दो, डायरेक्टली यही आंसर बन जाता जो कहा गया कि बनाओ। तो सेंस क्या था कि हमने कैलकुलेशंस को फास्ट करना सीखना है। कई बच्चे जब 11th में नए नए काम करते हैं ना तो वो कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस इतनी फास्ट है नहीं, तो याद रखना कि उसके लिए ही क्लास ज्वाइन करी है कि फ़ास्ट हो जाए।
तो बस रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए कि मेरी फास्ट नहीं है, मैंने 10th में ऐसे पढ़ाई नहीं करी, तो ब्लॉक हो जाओगे। तो अब जब जैसे ऐसे ग्रेजुअली ऐसे सुनना शुरू करोगे ना, अपने आप ही राइट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। यू डोंट नीड टू बी वरिड अबाउट दैट। तो बिल्कुल वो कई बार हमारे माइंड में बहुत सारे इंप्रेशंस होते हैं, वो सारे के सारे जाने शुरू हो जाएंगे। बस राइट तरीके से हैंडलिंग शुरू करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। था सिंपल सा, पर एक्चुअली इसमें ना एक फास्ट तरीका था। देखो एपी में खास बात क्या होती है, और याद रखना कि एपी में केथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और केथ टर्म फ्रॉम द एंड का सम। कोई एपी में बोले कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, तो इन दोनों का सम वही होगा जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम होता है। मतलब ये सम और ये सम हमेशा सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा बहुत तेज़ करता है, देखो मैं इसको ओरली कर सकता हूँ, तो मुझे दिखता है कि A1 + A19, A8 का मतलब क्या बना, शुरू से 8th टर्म। A12 अगर नोटिस करोगे ना, तो ये बैकवर्ड से 8th टर्म है एक्चुअली। तो A8 + A12 वॉज सेम एज A1 + A19। ये गिवन है कि 224 है, तो इट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ A1 + A99, A19 वॉज 224। तो वहाँ से A1 + A19 एक्चुअली कितना आ गया, 112। तो अब इस पूरी एपी का सम कितना बनता, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और ये हमें पता है ये कितना है, 112। बस यहाँ पे लिख दो, वो आंसर था। ये बेकार है, ये हमने बिल्कुल ऐसे का पहले ही डिस्कस करा हुआ है कि रिमाइंडर 2 एंड डिवाइडेड बाय 3, फर्स्ट लास्ट नंबर निकाल लो, बहुत सिंपल था। अब जो डिस्कशन के लिए ये इंटरेस्टिंग था, अगर इसमें ब्लॉक भी हुए तो कोई बात नहीं, पर इसमें सुनना, बहुत समझ की बातें हैं और उनको सुनना। हमें कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्वेश्चन अब काम का था, इसको सुनना, बहुत ध्यान से आंखें खोल के स्माइल करके सुनना। हमें कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 200 दैट आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो जिसका फर्स्ट पार्ट है 3 एंड 5 से डिविजिबल, मतलब 15 से डिविजिबल। तो 15 से डिविजिबल वाले बना लो, 15, 30, लास्ट क्या बन जाता, दैट वाज 195। ये पार्ट सिंपल था। तो हमें 15 के मल्टीपल वाले निकाल लिए, उसका नाम रख लेते हैं S15 अपने आप को समझाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट से अब कहानी शुरू थी। वो हमें नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, मतलब 3 के टेबल में आए लेकिन 5 के टेबल में ना आए। तो क्या हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए था, कि इसके लिए हमने दिमाग लगाना था कि कैसे करें। देखो 3 के टेबल में आए तो 3, 6, 9 लेना है, 12 भी लेना है, 15 नहीं लेना। 15 क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो 5 के टेबल में भी है। तो अब इसको कैसे ब्रेक करें। तो क्या हमें समझ में आता है कि अगर एक स्कीम लगाएं कि हम क्यों ना वो सारे नंबर्स निकाल लें जो कि 3 के टेबल में, वो हम निकाल सकते थे। 3, 6, 9 ऐसे जो लास्ट बनता 200 से पहले वाला, उन सब का सम कर लेते, वो कर सकते थे। उसमें से माइनस कर दें वो वाले जो कि 15 के टेबल में। तो इसमें जो 3 के टेबल में थे उनमें से हमने वो वाले माइनस करने थे जो कि 5 के टेबल में भी। तो एक्चुअली वो कौन से थे, जो कि 15 के टेबल में है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमने ऐसे प्ले करना था, मतलब 3, 6, 9 ऐसे लास्ट में जो भी नंबर बनता है 200, 199, 198 तक, इसमें से हमने ये माइनस कर दिए 15, 30 एंड सो। ये था इसमें काम। अब ये इसका सम करना हमें आता है, इसका सम करना हमें आता है, तो कर सकते थे। नेक्स्ट था डिविजिबल बाय 3 और 5। तो इसके लिए क्या करते, उनका सम निकालना है। तो 3 वाले सारे सम कर लेते, 5 वाले सारे सम कर लेते। तो इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो बस इतना बनाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इसमें वो वाले केसेस भी बीच में आ गए जिसमें वो नंबर्स हैं जो 3 और 5 दोनों के टेबल में है। वो देखो यहाँ पे भी काउंट हो रहे हैं और वो यहाँ भी काउंट हो जा रहे हैं। जैसे 15 है, वो इसमें भी आ जाएगा 15 और इसमें भी आ जाएगा 15, पर हमें तो एक बार चाहिए। इसलिए एक्चुअली एक बार हमें वो नंबर्स जो कि दोनों में कॉमन आ रहे हैं उसको एक बार माइनस भी करना चाहिए था। हमें सारे 3 वाले नंबर्स का सम डिविजिबल बाय 3 वाले, डिविजिबल बाय 5 वाले निकाल के डिविजिबल बाय 15 वाले माइनस भी करने थे। तो बच्चे ये पार्ट मिस कर जाते हैं। ये था इसमें जो लास्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब इसी में मान लो कोई हमसे कहता कि नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, मैं इसका फोर्थ पार्ट भी बना के दिखा रहा हूँ। हमसे कहता कि नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, मतलब हमने 1 से लेके 200 तक
उन नंबर्स का सम निकालना है जो कि ना 3 से डिविजिबल हो ना 5 से हो। तो अब ये पार्ट कैसे करते? देखो बड़ी समझ वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता। हमें एपी आता है, हमें सब आता है, पर ये करते कैसे? तो एक बात सोचो, अगर मैं क्या करूँ कि सब नंबर्स का सम निकाल लूँ, 1 से लेके, सिंपली 1 से लेके सारे नंबर्स का मैंने सम निकाल लिया, 1 2 3 ऐसे सम ऑफ टोटल नंबर्स निकाल लेता। मतलब सम ऑफ टोटल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 ऐसे सारे नंबर्स का 200 तक सम निकाल लिया, और उसमें से वो वाले माइनस कर दिए, इसमें से वो वाले माइनस करे जो या 3 से डिविजिबल हैं या 5 से हैं। वो हमने इस ऊपर वाले पार्ट में करा था। टोटल नंबर्स में से ये सम ऑफ टोटल नंबर्स है, उसका नाम मैंने इसीलिए ब्रैकेट में उसको एक्सप्लेन करा है, हटा देते हैं चलो इसको, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज ना हो। सारे नंबर्स में से अगर ये वाले हटा दो तो कौन से बच जाते जो ना 3 से डिविजिबल है ना 5 से। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये भी इंटरेस्टिंग था। ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन ये कई बार अलग अलग बुक्स में होता है। स्कूल के लेवल पे हमें डालने को वो क्वेश्चन ये भी डाल सकते हैं, पर उससे आगे वाली अंडरस्टैंडिंग तो हमें चाहिए ही, तो हमें ये बोलना आना चाहिए। अब देखो बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर किसी पार्ट पे भी अगर ब्लॉक्ड हुए हो तो उसको पॉज करके रिवाइंड करके फिर सुनो, उसको नोट करो, अपने माइंड में अपने आप को मौका दो, 2 4 5 मिनट सोचो कि क्या बताया गया। क्योंकि पहली बार ना कई बार हमें लगता है कि ये कुछ बहुत डिफरेंट थॉट है, होता नहीं है, तो उसको अप्लाई करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बेकार है, ये हमने करा होता है पहले ही। इसमें क्या करोगे, एस एन गिवन है तो एस एन -1 बना दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बेकार क्वेश्चन है। तो हमने ऐसे के इससे कहीं बेटर करे हुए इनफैक्ट। अब तो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन की टर्म में हमें अब सिंपली, अब ये भी हमने क्लास में वैसे करा हुआ है, पर चलो असाइनमेंट में दिया है तो मैं ये करवा देता हूँ। S1 S2 S3 ये सारे क्या बताए गए SP तक, ये सम ऑफ n टर्म्स हैं ऑफ p डिफरेंट APs, जिनका फर्स्ट टर्म्स ये हैं और कॉमन डिफरेंस 1 3 5 7 है। तो हमें उन सब APs का सम करने को कहा गया। देखो अभी ये खुद ये S1 S2 S3 AP में नहीं है, हमने ये पैटर्न बनाया, ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। S2 कितना बनता, n/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म विच वॉज 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, वो बना 3। ऐसे SP क्या बनता, वो आ जाता n/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म विच वॉज P प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। देखो कंफ्यूज नहीं होता इसमें, हमें ऐसे लिखना चाहिए था। अब जब इन सब का सम करोगे तो क्या करोगे, इन सबको अब ऐड, बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये AP है, ये थोड़ी AP है, तो वो इनका डिफरेंस निकालने लग जाते हैं और अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है, देखो नोटिस करो, इन सब में n/2 कॉमन आ रहा है, मैंने इन सबको ऐड करा। जब इन सबको ऐड करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू P ऐसे सब ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे P तक। नेक्स्ट में बन जाएगा n-1 कॉमन 1 3 ऐसे लास्ट में 2P -1 तक। हमें ये करना था एक्चुअली। देखो ये क्वेश्चन अब ऐसे लिखते ही एक्चुअली कितना सिंपल साउंड करने लग गया होगा। तो अब ये बन गया सिंपली n/2। अब देखो ये अपने आप में एक AP थी, अंदर AP बनी इस क्वेश्चन में, तो दिस वॉज सिंपली 2 टाइम्स ऑफ इस AP का सम, वो बन जाता P/2 1 प्लस P फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे अगर नोटिस करो तो ये भी एक AP थी, इसमें टर्म्स कितनी बनती P, तो P/2 फर्स्ट टर्म प्लस ये 2P -1 लास्ट टर्म। ये करना था एक्चुअली इस क्वेश्चन में। अब सिंपली इन दोनों में से P/2 बाहर कॉमन ले लो, और 2 बाहर कॉमन आके कैंसिल हो रहा हो तो इट इज़ ग्रेट, अदरवाइज सिंपली ये P/2 बाहर कॉमन ले लो और डायरेक्टली अंदर आंसर बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में सारा स्किल क्या था, ऐसे लिखना और कंफ्यूज ना होना। बच्चे गलतियाँ करते हैं कि वो इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वो ये बिग पिक्चर ऑब्जर्व करने से अपने आप को रोकते हैं कि n/2 तो कॉमन आ जाएगा जब इन सबको ऐड करोगे, अंदर वालों को भी सिस्टमैटिकली ऐड करो। देखो कितना नीट टर्म बनी। तो अगर ये नहीं बना पाए थे तो इसको पॉज करके अपने हाथ से बनाओ, नहीं तो एग्ज़ाम में आगे सॉल्व नहीं होगा अपने आप। इसको अपने हाथ से करके देखो फिर से। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें गिवन था कि सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एन AP इज x। 2n टर्म्स का सम क्या बनता है, 2n/2 सिंपली A1 प्लस A2n सिंपली इज x। तो फर्स्ट टर्म 2A प्लस चलो 2n -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हमें गिवन था कि दिस वॉज x एंड सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स इज y। अब देखो नेक्स्ट n टर्म्स के सम का मतलब क्या बनता,
नेक्स्ट n टर्म्स बनती, उसकी जो फर्स्ट टर्म होती वो शुरू से आने वाली AP की n+1 टर्म होती। सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो यहाँ पे a लिख देते हैं +n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हमें गिवन था कि y है। ये थी सिचुएशन। तो अब इसमें अब हमने यहाँ से किसी तरीके से इसको इन टर्म्स ऑफ a और d हमने यहाँ से हटाना था, तो दिस वॉज द टास्क। तो इसमें ना कैलकुलेट करना नहीं शुरू कर देते, देखते हैं कि क्या तेज़ हो सकता है। तो अब इसमें देखो जो y है दिस इज़ n/2, ये बना 2a प्लस 2nd प्लस n-1 इंटू डी, तो बन गया एक्चुअली सिंपली 3n-1 इंटू डी, ये बना सिंपली y। वहाँ से अब इतना सा काम करना था कि वहाँ से एक्चुअली हमें दिखता है कि अगर इस इक्वेशन को और इसको अगर यूज़ करूँ तो आर वी एबल टू सी कि सिंपली जो x/n है दिस वॉज 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, जबकि जो y/n है सिंपली 2y/n जो है दिस इज़ 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, तो वहाँ से सिंपली हम लोग को मिल जाता कि जो एन डी है दिस इज़ 2y माइनस x/n। तो सिंपली इसको डिवाइड कर लो तो हमारे पास d आ गया। d इज़ व्हाट, सिंपली 2y माइनस x अपॉन n स्क्वायर, सिंपली विच इज़ ओवर हेयर 3n स्क्वायर इनफैक्ट। इसमें यहाँ पे ना टर्म मेरे से गड़बड़ लिखी गई, जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स बनती है वो 2n होती, कि जो ये नेक्स्ट n टर्म्स जो थी वो दिस वॉज द 2n+1 टर्म। तो 2n+1 टर्म में यहाँ पे a प्लस 2nd आता, तो यहाँ पे a प्लस 2nd, यहाँ से हम लोग को मिल गया 2a प्लस 4nd प्लस nd, यहाँ पे एक्चुअली 5n आना था, तो ये 5n आया, इन दोनों को सबट्रैक्ट करा तो यहाँ पे 3nd आया, फिर इसको नीचे ले जाके ये 3n स्क्वायर बन गया, तो इसका ऑप्शन ये बनता अभी। पर पूरी तरह इस क्वेश्चन में काम क्या था, बस इस टर्म को राइट तरीके से लिखना, अगर ब्लॉक हुए तो इसको फिर अपने हाथ से निकाल के देखना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म गिवन थी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 4n प्लस दिस इज टू 7n+1। अब इस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन पहले करा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, इसकी डिस्कशन पे नहीं जाते। नेक्स्ट था, ये इंटरेस्टिंग था इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला ब्लॉक हो सकता था क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था? क्योंकि इसमें मॉडुलस एक बच्चे को बुरी तरह तंग करता। तो ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं हुआ तो आपकी प्रॉब्लम क्या थी? मॉडुलस। AP तो बेचारे की कोई गलती ही नहीं, हमें क्या बनता कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP अगर ये हैं तो इसका मतलब ट्वाइस द मिडिल टर्म, वो क्या बन गया 6। इसको बराबर होना चाहिए था 6 को बराबर होना चाहिए था मॉडुलस ऑफ x-3, जो भी ये टर्म बनी मॉडुलस ऑफ x-3 प्लस मॉडुलस ऑफ 3x-1 की। तो इस क्वेश्चन में अब ट्रबल क्या थी कि हमें ये मॉडुलस हमसे ब्रेक ना होता। तो अब इसको ब्रेक करने में इसके बारे में सोचना होता है जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है। तो x-3 कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है? जब x 3 से कम या छोटा है या बड़ा है। 3x-1 डिपेंड कर रहा है जब x 1/3 से छोटा है या बड़ा है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें केसेस बनाने पड़ते हैं। एक केस बनाया कि x 1/3 से कम है, एक केस बनाया कि x 1/3 और 1/3 के बीच में है, और एक केस बनाया कि x 3 से बड़ा है। तो अगर x मान लो 3 से बड़ा होता, मतलब मैं इसको केस वाइज दिखा देता हूँ, अगर x 3 से बड़ा होता तो ये दोनों मॉडुलस पॉजिटिव होते, सिंपली मॉड हट जाता तो 6 बराबर आ जाता x-3 प्लस 3x-1, वो आता 4x-4। वहाँ से हमें x मिल जाता बराबर 10/4 5/2 के। ये आंसर मैं कर देता रिजेक्ट। देखो बहुत ध्यान से सुनना, जब मैंने इसमें ये केस लेके सॉल्व करा तो मेरा आंसर आया 5/2, पर 5/2 तो एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से छोटा है, तो इसलिए जो मेरी इनिशियल सपोजिशन थी वो रिजेक्ट हो गई, इसलिए 3 से बड़े पे इसका कोई आंसर नहीं है। सेकंड केस लिया कि 1/3 से बड़ा है, तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव आता, और 3 से छोटा है मतलब ये नेगेटिव होता। टर्म क्या बनती? 6 इज इक्वल टू, देखो लीनियर इनइक्वेशंस का रोल आ जाता, माइनस ऑफ x-3 प्लस 3x-1। ये मैंने ये वाला केस लिया है इस इंटरवल के बीच में, तो दिस इज़ व्हाट, सिंपली 2x प्लस 3-1 प्लस 2 इक्वल टू 6। वहाँ से x कितना आ गया 4/2 विच इज़ 2, और 2 एक ऐसा नंबर है जो कि 1/3 और 3 के बीच में है, तो x 2 हो सकता है। अब थर्ड केस लिया कि जब x 1/3 से कम है, ये वाला केस लिया, तो उस केस में दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव हो जाते, तो ये माइनस ऑफ x-3
माइनस ऑफ 3x माइनस 1 इसको बराबर होना चाहिए था 6 के। तो दिस वुड हैव गिवन अस 4 माइनस 4x इक्वल टू 6। वहाँ से x हमें मिल जाता -2/4 विच इज़ -1/2। तो ये था इस क्वेश्चन में रो। तो अगर x कहीं 2 होता, अगर x 2 होता तो AP की टर्म्स क्या बनती? AP की टर्म्स इन दैट केस बन जाती 6 माइनस 1 विच वॉज 5, देन इट वॉज 3, देन इट वॉज 1, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनती? -1, उसके बाद बनती -3। तो इनका सम करो तो आंसर क्या आया? 5। अगर x -1/2 अगर होता तो उससे भी एक आंसर बनता। तो अगर ये क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस का होता तो इसको भी कंसिडर करते। देखो हमें इस क्वेश्चन में ये केसेस बनाने पड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो अगर ब्लॉक हुए तो इसको नोटिस करना, फिर निकाल के देखना, 4 बार सुनना कि इसको यहाँ तक बनाने के बाद कहीं से भी इस क्वेश्चन में कहीं से भी AP का रोल नहीं था। पूरी तरह ये क्वेश्चन था इसके ऊपर, इसके बाद डिपेंड करता था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे की है इन द अदर टॉपिक। तो दैट वाज द कंप्लीट स्टोरी। अब नेक्स्ट देखो। अब ये हमने कर लिया डिस्कस, इसका पैटर्न हम जानते हैं। तो इसका आंसर अब बनाना, अगर पहले ना हुआ हो तो इसको अब बना के देखना कि अब हो पाता है ये सॉल्व। तो दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन नाउ। अगर पहले ब्लॉक भी हुआ हो तो ये अब हो सकता था। ये वाले क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली वही था जो हमने अभी सुना। इसमें भी ना आप ऐसे लिख के करना, 6 लिखना बराबर कि दिस इज़ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। अब इसमें क्लियरिटी कि इसको सॉल्व करने के लिए 3 केसेस बनाओगे। अब ये क्वेश्चन अपने हाथ से करके देखना। इन 3 केसेस में x की वैल्यूज़ फाइंड करो और देखो उनमें से कौन सी रिलेवेंट बनती। तो जो क्वेश्चन इस तरह का भी हमने डिस्कस करा ना, ये अब हमारे करने के लिए उसी का एक और फिर से एग्जाम्पल है। देखो हार्डवर्क खुद करना पड़ेगा, तब हमारा माइंड चलना शुरू हो जाता है। आई हैव सीन सो मैनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अल्टीमेटली नॉट गेटिंग सेलेक्टेड एंड सो मैनी अबव एवरेज स्टूडेंट्स अल्टीमेटली अचीविंग अ वेरी हायर रैंक। सारा डिफरेंस कहाँ पे आता है? यहाँ पे। तो जब ये पैटर्न सुनोगे पहली बार में, हमेशा हमें लगेगा कि मेरा इतना दिमाग नहीं चल सकता। तो अपने आप को ये बोलने से रोकना। एक बार बोलने के बाद यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हमारा दिमाग चलने लग जाता है। तो इसलिए नेवर फॉल इनटू द ट्रैप कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा, इन क्वेश्चंस में ऐसे हम ब्लॉक हो गए, मम्मी के सामने जाके रोना शुरू कर दिया। वो पैटर्न पे ना फंसना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन अब बहुत सिंपल था। बहुत साल पहले एक्चुअली ये भी IIT में आया हुआ है। तो TM क्या बना? a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, वो हमें गिवन है 1/n है। नेक्स्ट a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो हमें गिवन है कि 1/m है। तो सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके a निकाल लो और d निकाल लो। TMN का मतलब क्या बन जाता? a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। a और d ऊपर से निकाला हुआ, बस उसकी वैल्यू डाल दो। इट वॉज वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन था जो कि अब फिर से ब्लॉक करता है एक बच्चे को, और बहुत इंटरेस्टिंग था। स्कूल के लेवल पे ये नहीं आएंगे, उनके लिए बिल्कुल वरिड ना होना। सारी इन क्वेश्चंस में जो कहानी है दैट इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये क्यों दिए? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो हमें AP आता है, पर उसके बाद भी हम लोग क्वेश्चंस में ब्लॉक कैसे होते हैं। तो इस पैटर्न को समझना इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहीं हुआ कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में जो बच्चा कन्फ्यूजिंग रूट पे जाता, उसको लगता कि मैं यहाँ पे S3n Sn-1 ये बना के लिख दूँ, फिर तो ये गारंटेड नहीं होता। एग्ज़ामिनर ने अगर हमें ये दिया एग्ज़ाम में सॉल्व करने को, तो हमें एग्ज़ामिनर का माइंड पढ़ना था कि उन्होंने क्या बना लिया। अब देखो जो S2n-1 है, ये दिखता है कि ये तो क्लियरली T2n है। 2n टर्म्स के सम में से अगर 2n-1 टर्म्स का सम माइनस करोगे तो क्या बचेगा? T2n। ऊपर लेकिन कुछ नहीं बन रहा। इस केस में न्यूमरेटर में डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा। तो सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक्चुअली इस न्यूमरेटर को इसके बाद ब्रेक करने की थी। अब इसको नोटिस करो। अगर एक AP में जिसमें 3n टर्म्स है, सोचो एक AP की 3n टर्म्स में से अगर शुरू की n-1 टर्म्स अगर माइनस कर दो तो कौन सी टर्म आनी शुरू हो जाती है? Tn से लेके लास्ट टर्म T3n तक। तो आर वी एबल टू सी कि जो इसका न्यूमरेटर है वो एक्चुअली डिपिक्ट करता था Tn+1 ऐसे लास्ट में सिंपली T3n तक। ये बना एक्चुअली, ये बना। तो इसका जो न्यूमरेटर था वो ये बनता। अब इसका सम कैसे करते? अब ये खुद भी तो एक AP है। इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 2n+1। तो न्यूमरेटर बनता 2n+1/2
सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टी एन प्लस टी थ्री एन बाई टी टू एन, ये बनी एक्सप्रेशन। अब टी एन प्लस टी थ्री एन बाई टू हमें समझ में आता है कि डायरेक्टली वो टी टू एन बन जाता। तो मेरे पास क्या आ गया, टू एन प्लस वन इंटू टी टू एन होल डिवाइडेड बाई टी टू एन, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये मेरा आंसर था, जो कि ऑप्शन बन जाता। इट वॉज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इसमें ब्लॉक हुए बिल्कुल भी शर्माने की या अपने मन को दुखाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इन क्वेश्चंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे ब्लॉक होते हैं, पर जैसे जैसे सुनोगे ना वैसे वैसे रियलाइज़ होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या था इंटरेस्टिंग पार्ट, ये वर्ड हमने नया सीखा है, दैट इज़ प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस इज़ रॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस इज़ रॉन्ग प्रोसेस। ग्रेजुअली ये वर्ड समझ में हमें आना शुरू होगा कि लॉन्ग रूट इज़ रॉन्ग रूट। तो इस क्वेश्चन पे जिस पे कि हम कई पेज भी भर सकते थे, उसको हमने बहुत फास्ट ब्रेक करा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। इसमें अगर मान लो ब्लॉक हुए तो चलो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। तो ये बहुत लंबी डिस्कशन थी, पर एक बार हमने करनी थी। तो चलो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट। एपी हमारा बिल्कुल स्मूथली कंप्लीटेड होना चाहिए टिल द नेक्स्ट असाइनमेंट। उसके बाद फिर कंबाइंड असाइनमेंट अब फेस करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट एपी में।